बगुलों की कुछ कतारें ठीक मेरे ऊपर से उड़ती हुई जा रही हैं। और कल शाम को यहाँ पर खूब सारी बर्फ गिरी है। सामने का पहाड़ बिल्कुल सफेद हो गया है। कहीं दूर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। पंछियों की कलरव है और बहुत धीमे धीमे हवा बह रही है। मौसम अब ठंडा हो चला है। यहाँ पहाड़ों पर ठंड होती है थोड़ा, लेकिन मैदानी इलाकों की ठंड से अलग ठंड होती है। यहाँ की ठंड चुभती नहीं है। इस समय सरसों के फूल भी आए हुए हैं, तो थोड़ी थोड़ी उनकी खुशबू आती रहती है। बहुत मध्यम सी, एक तरह से कहें कि उनको अगर पकड़ के मला जाए तो थोड़ी खुशबू आती है। लेकिन अगर पूरा का पूरा खेत है तो उधर से अगर हवा गुजर करके आ रही है तो खुशबू आ जाती है। छोटी सी कविता के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 1 वर्ष पहले की कविता है। कविता का शीर्षक दिया गया है मैं की आँच। प्रार्थनाएं पहुंचे, प्रणाम पहुंचे, पहुंच सके तो इस हृदय वाद्य की मधुर स्वर लहरियां पहुंचे। पर न इस मैं की आँच किसी तक पहुंचे, न किसी मैं की छाया इस तक आए। प्रार्थनाएं पहुंचे, प्रणाम पहुंचे, पहुंच सके तो इस हृदय वाद्य की मधुर स्वर लहरियां पहुंचे। पर न इस मैं की आँच किसी तक पहुंचे, न किसी मैं की छाया इस तक आए। जिन्हें भेजना ही हो वे अनजाने की प्यास भेजें। जिन्हें भेजना ही हो वे अनजाने की प्यास भेजें। जाने माने से अकुलाहट भेजें। हो सके तो कुछ न भेजें। हो सके तो कुछ न भेजें। बस न इस मैं को आमंत्रण दें, न वे आए। न वे इस मैं को आमंत्रण दें, न वे आए। यहाँ एक हृदय है जो प्यास को सागर तट पर छोड़ आता है। यहाँ एक हृदय है जो प्यास को सागर तट पर छोड़ आता है, जहां से बदलियां उमड़ उमड़ बरसने आती। फिर वे बरसने आए, आए, न आए तो न आए। यह हृदय अकुलाहट उस बीहड़ वन छोड़ आता है, जहां से प्राण पवन आती है। फिर पवन आए तो आए, न आए तो न आए। पर ना किसी मैं पर इस मैं की परछाई पहुंचे, न किसी मैं की आंच इस पर छा पाए। न किसी मैं की परछाई इस न न किसी मैं पर इस मैं की परछाई पहुंचे, न किसी मैं की आंच इस पर छा पाए। कविता मीठी प्रार्थना है, निवेदन है असंभव प्रश्न का, कि मैं लेकर के न आइए, आप होकर के न आइए, आप न पहुंचिए। यहाँ पर पहुंचाना ही है
तो प्रार्थनाएं पहुंचे, प्रणाम पहुंचे, आपके पास मेरा मुझसे मुक्त अगर कुछ है तो वह पहुंचे, वह जो मैं का सारा कारोबार है उसकी आवश्यकता नहीं, वह न पहुंचे। कविता संकेत करती है कि यहाँ एक ऐसा हृदय है जो धीरे धीरे इस कीमिया में, इस कला में दक्ष हो चला है, जो प्यास को उस जगह पर छोड़ आता है जहां से कुछ मीठा उतरता है, लेकिन उसको उसकी भी कामना नहीं है कि वहां से वह मीठा आए, वह मधुर कुछ आए, बस वह छोड़ आता है। हम लोग असंभव प्रश्न उठाते हैं ना कि वह जीना क्या है जो कोणों से मुक्त है, पर हम लोग प्रतीक्षा भी नहीं करते क्योंकि प्रतीक्षा भी एक कोण है, प्रतीक्षा की भी हम जरूरत नहीं समझते हैं। तो बस यहाँ एक कीमिया है और वही कीमिया हम लोग साझा कर रहे हैं एक दूसरे से, जिसमें प्यास को उस जगह पर हम छोड़ देते हैं जहां से संभावना है, पर हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करते। कितना शुभ हो कि हम लोग न मैं का और न मैं के सारे कारोबार का लेन देन कर रहे हैं। जो मैं से मुक्त है उसी को अवसर दें कि वो आपके पास जाए, जो आपके पास है मैं से मुक्त उसको अवसर मिले कि वो यहाँ तक आए। तो वही सबसे श्रेष्ठ कुछ भेंट करना या कुछ स्वीकार करने जैसा होगा। हम लोग बीती बैठक में सांझ की इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि वह जीना क्या है जो कोणों से मुक्त है, जिसमें कोई कोण नहीं। एक बड़ी मीठी सी कहानी मुझे याद आती है। एक युवती अपने पिता से बहुत शिकायत कर रही थी कि उसको जीवन में कुछ नहीं मिला, उसकी माँ नहीं है उसके साथ में, वह पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, वह और भी हाथों के हुनर में ठीक नहीं है, और उसको सब तरीके की समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या है। वो अपने पिताजी के सामने आकर के रो रो करके सब अपनी व्यथा कह रही है। वो कह रही है कि एक पीड़ा, एक संकट मेरे जीवन से समाप्त होता है कि दूसरा जैसे प्रतीक्षा ही करता रहता है। दूसरी समस्या जैसे बाट ही जो रही होती है। अक्सर हम लोगों का ऐसा होता है जीवन में, हम लोगों का सारा जीवन चुनौतियों का सामना करने में, समस्याओं का सामना करने में गुजर जाता है। बल्कि हम लोग तो इस तरीके से कुशल हैं कि चुनौतियां न हो तो चुनौतियां बना लेते हैं, उनका सामना करने के लिए डट जाते हैं। नहीं कुछ चुनौती है तो वीडियो गेम में चुनौती बना लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, उसको तोड़ने में, उसको साधने में जुट जाएंगे। तो ऐसे ही वो बहुत सारी शिकायतें कर रही थी और रो रही थी। उसका पिता कहा बेटी आओ मेरे साथ। वो एक शेफ था, खाना बनाने का काम करता था। उसको वह रसोई में लेके गया। वहां पर उसने चूल्हे पर, 3 चूल्हे पर अलग-अलग 3 पात्र रखे और तीनों में उसने पानी डाल दिया। थोड़ी ही देर में तीनों पात्रों में पानी उबलने लगा। उसने एक पात्र में आलू डाला, दूसरे पात्र में अंडा डाला और तीसरे पात्र में कॉफी डाली, कॉफी के कुछ बीज डाल दिए। वह भी देख रहा है
उसकी बेटी भी देख रही है कि आखिर पिता कर क्या रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने आंच बंद कर दी, तीनों बर्तनों को नीचे उतारा। जब थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद उसने आलू को निकाला और बेटी को दिया, कहा बेटी देखो यह अब कैसा है। उसने उसको टटोला, देखा तो आलू बिल्कुल गल गया था, अंदर बिल्कुल वह दबने लगा। शेफ ने पूछा उसके पिता ने कि पहले यह कैसा था? पहले सख्त था और अब देखो ये गल गया है। उसने कहा हाँ ऐसा है। इसके बाद उसने अंडा निकाला, अंडे को बेटी को दिया और कहा अब इसे देखो। उसने कहा ये तो सख्त हो गया है, ये तो कड़ा हो गया है उबलने के बाद। उसने फिर काफी वाला बर्तन उसके सामने किया। उसने कहा इसे देखो, इसमें काफी कहाँ है और इसका थोड़ा सा स्वाद लो। उसने देखा काफी उसमें कहीं नहीं है। उसका थोड़ा सा स्वाद लिया, उसकी खुशबू ली और वो ताजगी से भर गई। उसके अंदर एक अरोमा फैल गया एक ही चुस्की में। पिता ने कहा बेटी जीवन ऐसा ही है। हम सबके जीवन में परिस्थितियां, स्थितियां उसी तरह है जैसे कि आलू के साथ हुई। आलू के साथ भी उबलता हुआ पानी था, अंडे के साथ भी उबलता हुआ पानी था और कॉफी के साथ भी उबलता हुआ पानी था। लेकिन वह हमारे अपने कोण पर निर्भर है, हमारी अपनी बनावट पर निर्भर है, हमारी अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं। देखो आलू जो पहले सख्त था, मजबूत था, वो तो गल गया, वो तो पिघल गया अंदर। और अंडा वो उबलते पानी के साथ जो कि अंदर बिल्कुल लिक्विड था, तरल था, वह सख्त हो गया, वह अंदर और कड़ा हो गया, मजबूत हो गया। जबकि कॉफी, कॉफी ने अप, उस उबलते पानी के साथ उस उबलते पानी को भी उसने उसने एक स्वाद दे दिया, उसको एक सुगंध दे दी उबलते पानी को। जबकि आलू का जो भी कुछ होना था वो उसके साथ हुआ, पानी के साथ वो कुछ नहीं कर सका। तो ऐसे ही बहुत सारे हम में से लोग होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उसमें गल जाते हैं, उसमें टूट जाते हैं, उसमें बिल्कुल भीतर जर्जर हो जाते हैं। ये कुछ और कारण के से नहीं होता है, ये सिर्फ दृष्टिकोण के कारण होता है। जीवन की जैसी दृष्टिकोण होती है उसी हिसाब से उबलता हुआ पानी काम कर जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं। वे फिर किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ जीवन में अनहित कर दिया, छल कर दिया, चोट पहुंचा दी, तो हमेशा हमेशा के लिए सबके प्रति कठोर हो जाएंगे। वे सबका अपमान करेंगे, वे सबके प्रति असंवेदनशील रहेंगे, सबके प्रति संदेह की दृष्टि रखेंगे, वे कठोर हो जाएंगे। पहले नहीं थे। पहले होता है ना कि जैसे कहते हैं कि प्रेम में एक बार व्यक्ति धोखा खा जाता है तो फिर हमेशा के लिए प्रेम से नफरत करने लगता है। ऐसा ऐसे कठोर हो जाते हैं लोग। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति होता है जो जिसकी कोई भी जिसका कोई भी दृष्टिकोण नहीं है। अब कॉफी के बीज का कोई दृष्टिकोण नहीं है, अंडे का दृष्टिकोण था, आलू का दृष्टिकोण था, तो आलू जो है गल गया, अंडा जो है सख्त हो गया। लेकिन कॉफी के बीज का कोई दृष्टिकोण नहीं, वो गल गया। और जैसे ही चुनौती आई वो उसमें गल गया, लेकिन उस अवसर को उसने मीठा बना दिया, उसने सुगंधित बना दिया। तो अगर दृष्टिकोण चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे किसी और का नुकसान नहीं होता, हमारा अपना नुकसान होता है। या तो हम कठोर हो जाते हैं या तो हम गल जाते हैं, और दोनों ही स्थिति में जीवन हमसे चूक जाता है। लेकिन जीवन उससे नहीं चूकता जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं। उसके साथ कुछ भी हो,
वो फैल जाएगा, वह आसपास सुगंध फैला देगा, वो खुद भी सुगंधित हो जाएगा। काफी के बीज को अगर आप सूंघें तो कोई सुगंध नहीं है उसमें, लेकिन काफी जब उबल करके फैल जाती है तो सुगंधित हो जाती है, यानी खुद भी उसके अंदर की जो संभावना थी वह उभर करके सामने आ गई, जो सुगंध थी उभर करके सामने आ गई परिस्थितियों में, और आसपास भी उसने सुगंध फैला दी और स्वाद फैला दिया, ताजगी फैला दी। तो दृष्टिकोण पर निर्भर है हम सब लोग क्या कर रहे हैं। दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण का पॉजिटिव पक्ष हो सकता है, नेगेटिव पक्ष हो सकता है, लेकिन जो सम्यक है पक्ष वह है बिना दृष्टिकोण के जीना। तो जब आपके पास दृष्टिकोण नहीं होता है तो फिर आपके लिए अस्तित्व उपलब्ध कराता है जो शुभ है। जब तक कोण है तब तक आप ही अपने लिए सब कुछ चुन रहे हैं, लेकिन जब कोण नहीं है, वो सुनी है हम लोगों ने कहानी कि कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हैं, अचानक भोजन करते हुए रुक्मिणी पंखा झल रही है, अचानक कृष्ण भोजन छोड़ करके दरवाजे की तरफ भागते हैं, रुक्मिणी पीछे से चिल्लाती है कि कहाँ चले आप। दरवाजे पर वो पहुंचते हैं, फिर अचानक लौट करके वापस आ जाते हैं, फिर भोजन करने लगते हैं। रुक्मिणी पूछती हैं कि क्या हुआ, अचानक आप भागे फिर दरवाजे से वापस आए। कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति था जो बड़ी आस से मेरी ओर देख रहा था, उसको कोई गाली दे रहा है लेकिन वह कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, वो बस मुझे स्मरण कर रहा है। तो अब मुझे वहां हर हाल में पहुंचना ही था, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा तैसे ही मैंने देखा कि वह व्यक्ति स्वयं उत्तर देने लगा, वह गाली का जवाब गाली से देने लगा। तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए मैं वापस लौट कर आया। अगर कोण नहीं है तो फिर अस्तित्व काम करता है, तो फिर जिसको हम परमात्मा कहते हैं वह काम करता है। या तो हम काम कर लें, हम कोणों को बदल करके देख लें, कोणों को साध करके देख लें जो कि करते आ रहे हैं, या तो फिर कोणों से मुक्त जो है जीवन, उसको अवसर दें कि वह काम करे। कल की सांझ की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रही। उस बैठक में हम लोग असंभव प्रश्न कैसे काम करता है इसको भली भांति समझा। हम लोगों के अंदर तरह तरह के ऐसे सवाल पैदा होते हैं जो कि स्वाभाविक है, पैदा भी होने चाहिए। जो भी हम अपने ऊपर प्रयोग करेगा वो उसके अंदर ऐसे प्रश्न पैदा होंगे, जिसमें यह जो कल के प्रश्न पैदा हुए थे वे बड़े ही हम लोगों के लिए सहयोगी हो गए। उसने असंभव प्रश्न को और भी स्पष्ट करके मांझा। थोड़ा सा उसी असंभव प्रश्न की कीमिया को हम लोग और भी समझ लेते हैं। देखने के प्रमुख रूप से तीन तल है। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष और तीसरा है अपरोक्ष। अप्रत्यक्ष को आप परोक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन तल होते हैं देखने के। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंख के सामने है, अप्रत्यक्ष का मतलब जो आंख के सामने नहीं है पर है, और अपरोक्ष का मतलब जो आंख के सामने तो है पर दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि वो है। आप देखें जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं तो क्या घटता है। असंभव प्रश्न, मेरे सामने एक घटना घट रही है जिसका नाम सूर्योदय है। मैं अपने सामने इस घट रही घटना पर सवाल उठाता हूं कि इस घटना का वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इसके पूर्व हम लोगों ने अब तक यह समझा था कि जो भी कुछ घट रहा है उसका हम अधिकतम साक्षी हो जाए, उसके साथ छेड़छाड़ न करें, हम बने रहें
और जो भी घटना घट रही है उसको बिना छेड़छाड़ किए देखें, साक्षी होकर के देखें। लेकिन साक्षी होकर के देखने में घटना तो भली-भांति दिखाई पड़ती है, यानी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और अप्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। यानी अगर हम बिना नाम के हम देख रहे हैं, तो वह जो नाम की वजह से नहीं दिख रहा था, वह भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अपरोक्ष नहीं दिखता है। अपरोक्ष क्या है? कि उस सूरज का इस व्यक्ति से यानी इस शरीर से एक गहरा संबंध है। वह इसको पोषण दे रहा है। उसकी प्राण ऊर्जा से यह शरीर जीवित है। वह जो घटना घट रही है, वह मेरी उपस्थिति की वजह से वह अपरोक्ष घटना उद्घाटित नहीं होगी। बजाय इसके यदि मैं ये सवाल उठाता हूं, ये जो घटना घट रही है, जिसका नाम सूर्योदय है, इसका वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? क्या घट रहा है? तत्क्षण क्या जगह लिया कि इसका जो नाम है सूर्योदय या इसके बारे में जो जानकारी है, जितनी भी जानकारी है, वह सारी जानकारी तत्क्षण प्रकाश में आ गई। सारी जानकारी प्रकाश में आ गई। यानी अब तक जो प्रत्यक्ष मेरे सामने था, वह सिर्फ सूर्योदय नामकरण के आधार पर देखना संभव था। प्रत्यक्ष घटना नामकरण के आधार पर देखनी संभव थी। अप्रत्यक्ष जो वास्तविक सूर्योदय है, वह अप्रत्यक्ष था। पहले नामकरण, उसके बाद वास्तविक सूर्योदय का दिखना घटित होता था। बस यही दो चीज घटित होती थी। लेकिन असंभव प्रश्न के उठाने में वह जो अप्रत्यक्ष घटित होता था, वह प्रत्यक्ष हो गया और जो प्रत्यक्ष था, वो अप्रत्यक्ष हो गया। पर अप्रत्यक्ष होते हुए भी उसका दर्शन हो रहा है। ठीक से इसको समझते चलिए। हम लोगों को असंभव प्रश्न की कीमिया में पूरी तरीके से गहराई से समझ होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है, कम से कम बौद्धिक रूप से। पहले शब्द के बाद वह चीज दिखाई पड़ती थी जिसका नाम सूर्योदय है। पहले सूर्योदय शब्द के बाद वह घटना दिखती थी जिसका नाम सूर्योदय है। इतनी तीव्रता से विचार काम करते थे। लेकिन असंभव प्रश्न उठते ही अब वह घटना दिखाई पड़ रही है जिसका नाम सूर्योदय है और सूर्योदय शब्द का सारा ज्ञान जो है वो वहां पर प्रकाशित हो गया। वह वहां पर मूव नहीं कर रहा है पर प्रकाशित है। पहले क्या होता था? वो मूव करता था, वो विचारों में चलता था। लेकिन अब वह मूव नहीं कर रहा है, उस पर परिपूर्ण दृष्टि है, पर वह प्रकाशित भी है साथ साथ में। दर्शन हो रहा है वास्तविक घटना का। असंभव प्रश्न उठाने के बाद प्रत्यक्ष रूप से उस घटना का दर्शन हो रहा है और उसके बारे में जितना कुछ ज्ञान है वह सब प्रकाशित है, लेकिन वह निष्क्रिय है। अर्थात जो पहले घटना घटती थी कि नामकरण पहले घटता था और सूर्योदय की घटना जिसका नाम सूर्योदय है वो बाद में दिखाई पड़ती थी, उस घटना से कोई पलायन नहीं हुआ। वह घटना परिपूर्ण रूप से प्रकाश में है और वह नामकरण की जो घटना है वो परिपूर्ण रूप से प्रकाश में है और जो वास्तविक घटना है उसका भी वहां पर दर्शन हो रहा है। इतने पर ही असंभव प्रश्न की कीमिया की बात समाप्त नहीं होती है। यह असंभव प्रश्न की कीमिया थोड़ा और आगे बढ़ती है। पहले आप चाहे साक्षी हो जाएं, कुछ भी कर लें, आपको अधिकतम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तक गति होगी। आप वहां पर बने रहेंगे। लेकिन असंभव प्रश्न अब उस असंभव संभावनाओं में भी प्रवेश कर रहा है। यानी वह दर्शन, वह घटना, वह संबंध, वह जुड़ाव का वह तल जो कि मैं की पूरी संरचना से मुक्त है, वह तल भी अब प्रकाशित होने लगा। भीतर वह तल भी जो अब तक मैं के पूरे व्यापार से आच्छादित था, वह भी उद्घाटित होने लगा। अन्यथा
हम लोग मैं के अंतिम जो उसकी अंतिम पहुंच है साक्षी, उससे आगे नहीं जा पाते। हमारा दर्शन वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां चीजें अटूट हैं, जहां चीजें अद्वैत हैं, जहां चीजें अखंड हैं। यानी वह तल जहां जिस तल पर यह सूरज और यह व्यक्ति का इस व्यक्ति का यह शरीर, यह दोनों ही घटनाएं फूल की तरह खिल रही हैं, उस तल तक प्रवेश नहीं हो पाता था। पर असंभव प्रश्न ने उस तल तक अपरोक्ष रूप से प्रवेश करा दिया। तो सिर्फ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तल ही नहीं उद्घाटित हुए, नहीं प्रकाशित हुए, बल्कि अपरोक्ष तल भी उद्घाटित हो गया। यानी वह अमृत भी, वह कालातीत भी प्रकाशित हो गया, जिस कालातीत पर, जिस अमृत पर, जिस शाश्वत पर, जिस सनातन पर यह भौतिक से लेकर के मानसिक तक सकल घटनाएं घट रही। पता नहीं मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहा हूं या नहीं। तो असंभव प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों का प्रकाशन तो करता ही है, वह जो अपरोक्ष है उसको भी उद्घाटित कर देता है। एक तरफ वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को जो कि शीर्षासन किए हुए है उसको सीधा करता है, उसके बाद वह जो अपरोक्ष है उस पर पड़ी हुई धुंध को भी छांट देता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में अभी शीर्षासन कैसे है कि हम इतने ज्यादा विचारों से भरे हुए हैं कि देख ही तब पाते हैं जब नामकरण हो जाता है। वहां पर वह पहले सीधा करता है असंभव प्रश्न, वह पहले दर्शन और जो नामकरण की पूरी संरचना है उस पर तटस्थ प्रकाशन कर देता है कि वे निष्क्रिय होकर के वहां पर विद्यमान है, जब जरूरत होगी तो वे एक्टिव होंगे, अन्यथा वे वहां पर सिर्फ प्रकाशित है, सिर्फ जागरण में विद्यमान है। नामकरण मिट थोड़ी जाता है। क्या मैं सूर्योदय की कहने की क्षमता से अलग हो जाऊंगा अगर मैं असंभव प्रश्न उठाऊंगा? बल्कि मेरा सूर्योदय कहना बहुत ही पोएटिक रूप से जगह लेगा। और दूसरी तरफ इस प्रश्न की दूसरी धार कि यह अपरोक्ष को भी उघाड़ देता है, वह उस तल का को उघाड़ देता है जो जिस जागरण पर यह शरीर और वह सूर्योदय दोनों ही उगते हैं और गिरते हैं, उस तल तक लेकर के चला जाता है यह असंभव प्रश्न। इन इन इस असंभव प्रश्न की कीमिया को खूब हम लोग मांझ लें। यह हमारा गुरु है, इसका जितना साहचर्य करें, जितना इसके निकट बैठे, उतना ही इसका आशीष हमारे जीवन में पसरता चला जाएगा। मुझे एक और कहानी याद आती है, सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। एक बादशाह रात में अपना भेष बदल करके वो राजकाज का जायजा लेने के लिए निकलता था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई ठंड से सिकुड़ तो नहीं रहा है। ऐसे सब जायजा ले रहा था। एक रात वह निकला तो उसने देखा कि 5 व्यक्ति एकदम घने अंधेरे में बातचीत कर रहे हैं। तो बादशाह भी उनके बगल से गुजरा, खड़ा हो गया। तो उन व्यक्तियों ने इससे पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूँ और यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ कुछ काम से। तो उन सब व्यक्तियों ने कहा कि हो न हो, आप लगता है कि हमारी ही श्रेणी के हैं, आप भी चोर हैं। तो बादशाह ने कहा कि हाँ मैं भी चोर हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग तो चोरी करने जा रहे हैं आज राजमहल में, और हम सब लोगों के अंदर एक एक गुण है। आप भी बताओ तो हम आपको भी साथ में ले लें, फिर जो भी हम लोग चुराएंगे उसको मिल बांट करके ले लेंगे।
तो उन सभी चोरों ने अपना-अपना गुण बताना शुरू किया। पहले ने बताया, कहा कि मैं कितना भी अंधेरा गहरा हो, मैं उसमें किसी भी व्यक्ति को देख कर के पहचान सकता हूँ। जैसे इतने गहरे अंधेरे में भी मैंने आपको देख लिया है और मैं दिन के उजाले में एक नज़र में आपको पहचान लूँगा, जबकि और लोग आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं और आप भी मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। दूसरे चोर ने कहा कि मैं मिट्टी सूंघ करके पद बता सकता हूँ कि खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, या दीवाल छू करके बता सकता हूँ कि भवन के किस कोने में खजाना रखा हुआ है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं कितनी ऊंची से ऊंची दीवार हो, उस पर बिना सहारे के फांद सकता हूँ, उस पार जा सकता हूँ और अपने पीछे के मित्रों को भी ऊपर खींच करके उस पार करा सकता हूँ। चौथे व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसी भी मजबूत दीवार हो, उसको मिनटों में उसमें सेंध में लगा सकता हूँ। पांचवें व्यक्ति ने कहा कि मैं जानवरों की बोली, विशेष करके कुत्तों की बोली पहचानने में बड़ा कुशल हूँ। ये हम सब लोगों की खूबी है, उन पांचों लोगों ने कहा। तुम्हारी क्या खूबी है? तो बादशाह ने कहा कि मेरी कोई खूबी और तो विशेष नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी दाढ़ी हिला दूं, तो बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं। तो चोरों ने कहा, यार तुम तो बड़े काम के आदमी हो। मान लो कभी हम पकड़े पकड़े गए और कुछ मृत्युदंड वगैरह की संभावना आई और तुमने दाढ़ी हिला दी, तो हम सब लोग माफ हो जाएंगे। तुम सबसे ज्यादा काम के आदमी हो, ऐसा करो कि तुम लीड करो, तुम हमारा नेतृत्व करो, हमें बताओ। राजा ने कहा ठीक है। वो बादशाह आगे आगे चल पड़ा। गए सब महल के पीछे। वहां पर जो एक व्यक्ति था, वो कुत्ते उनको देख करके भूखने लगे। कुत्ते ने कहा कि राजा है, राजा है। कुत्ता पहचान गया इसको। पर इस व्यक्ति ने कहा कि ये कुत्ता कह रहा है कि राजा है, इसका मतलब कि राजा महल में है। वो यह नहीं समझ पाया कि राजा हम लोगों के बीच में है। और वह जो बादशाह था, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो महल के अंदर जो है राजा, उसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब कि खजाना जो है राजा का, वो अंदर ही है। दूसरा व्यक्ति दीवाल को छूता रहा, टटोलता रहा और जाकर के एक जगह उसने कहा कि खजाना यही है। उसने अपना हुनर दिखाया। और तीसरा व्यक्ति जो था, उसने कहा कि ठीक है, यह जो अ, दीवाल है, चारदीवारी है, इसके उस पार चले जाते हैं और वहां से जाकर के मुख्य महल में प्रवेश करेंगे। तो वो बिना सहारे के दीवाल पर चढ़ गया और अपने बाकी साथियों को राजा सहित उसने अंदर चारदीवारी के ले लिया। अगला व्यक्ति जो था, वो उसने सेंध मारी। उसने मिनटों में सेंध काट करके निकाल दी। अब राजा और एक व्यक्ति जो अंधेरे में भी पहचान सकता था, उनका हुनर बचा और अंधेरे में वो लोगों को रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था कि इधर से चलिए, उधर से चलिए। लगभग पांचों लोगों का काम पूरा हो गया। सेंध लगाई, खूब सारा उन सब ने, एकदम सटीक सेंध लगी थी, तो खूब सारा उन लोगों ने रात भर लूटा, खूब ढोया। और जब भोर होने लगी, तब सब अपना भागे, अपने ठिकाने पर पहुंचे। अड्डे पर जाकर के उन सब ने अपना बांटा और राजा को भी उसके उसने हिस्सा उन सब ने दिया। राजा अपने महल में लौट आया। सुबह दरबार बैठा। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी कि फला जगह पर जो आज चोरी हुई है, उसके जो अभियुक्त हैं, वो फला जगह पर हैं, जाकर के उन सबको पकड़ के लाया जाए। पकड़ करके वो सब लाए गए, राजा के सामने पेश किया गया बादशाह के। और उस व्यक्ति ने, जो अंधेरे में भी पहचान सकता था, उसने देखते ही पहचान लिया। उसने सबको, अपने मित्रों को कहा, अरे ये तो बादशाह ही है, वही व्यक्ति है जो हम लोगों के साथ छठा व्यक्ति था शाम को। ये तो बादशाह ही था। तो एक तरफ वो सब कांपने लगे कि हम तो बिल्कुल पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ उनको थोड़ा-सा दिलासा भी था कि ये हमारे साथ चोरी में शामिल थे और इन्होंने कहा था कि मेरी एक खूबी है कि मैं दाढ़ी हिला दूँ, तो बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं।
तो वो सब अपना डरते सहमते हुए कांपते हुए कहे कि हुजूर, जब आरोप सिद्ध हो गया कि तुम लोगों ने ही चोरी की, तो उन सब ने कहा कि हमारे साथ तो आप भी थे और हमारी आपसे बात हुई थी कि जब आप दाढ़ी हिला देंगे तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा, तो हमारा गुनाह माफ करिए क्योंकि आप हमारे सहयोगी रहे हैं। बादशाह ने उन सबको माफ कर दिया और उनको जिन कारणों से वो चोरी करते थे, उनको ऐसा प्रबंध किया कि उन्हें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। रूमी की इस कहानी में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। कहानी ऊपर से चोर और बादशाह की लगती है, छोटे बच्चों को सुनाने जैसी है, लेकिन उसके पीछे गहरे मर्म है। रूमी ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति रहे होंगे। यह जो छठा व्यक्ति है, बादशाह, यह स्वामी भी है, यह चोर भी है, और यह सिर्फ साथ में रहता है। साथ में वह क्या रहता है? अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो जागरण। असंभव प्रश्न। इस जागरण की ही सारी संपत्ति है। यह सारा अस्तित्व जागरण की ही संपत्ति है। इस पर सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वह जागरण की ही संपत्ति है। वो जागरण पर ही बनते बिगड़ते हैं। अब वही जागरण यदि हमारे सारे क्रियाकलाप में हमारे साथ में हो गया तो फिर हमारा कोई भी कर्म हमें नहीं बांधता, कोई भी पाप पुण्य हमें नहीं बांधता, फिर हमारी चोरी हमें नहीं बांधती, क्योंकि बादशाह साथ में है, जो सभी का मालिक है वो साथ में है और वह ऐसा उपाय कर सकता है जिससे हमेशा के लिए चोरी करने की जरूरत ना पड़े। यह जागरण वही चीज है। जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं और इस जागरण को अवसर देते हैं तो जितने भी कोण हैं, जो एक कोण है जो सेंध काटता है, जो एक कोण है दीवाल फांदता है, एक कोण है जो अंधेरे में पहचान लेता है, ये सारे जो कोण हैं हमारे जीवन के, और उसमें जब हम ये सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो कोणों से मुक्त है और जागरण जगह लेता है, बादशाह को हमने शामिल कर लिया। हमने अस्तित्व के स्वामी को, अस्तित्व की जो परम कीमिया है उसको शामिल कर दिया। उसके शामिल होते ही यह सारी चीजें गलनी और गिरनी शुरू हो जाती हैं बिना हमारी कोशिश किए, बिना हमको पता चले। वह चोरी का अपराध हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपराध अपराध नहीं था, क्योंकि राजा उसमें शामिल था। अगर जागरण शामिल है हमारे जीवन में तो सारी चीजें अपने आप, सारे कर्मों की अपने आप निर्जरा होती चली जाती है। हमारे जीवन से सारे कोण अपने आप जो उनके प्रभाव हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, प्रभाव गलते चले जाते हैं। तो अगर हम लोग ठीक से देखें तो हम सब लोगों के जीवन में बड़े कोण हैं। आज जो भोर की बैठक है, मौन बैठक, उसमें भी यह बात सामने आई थी। मैं आपको देखता हूं, मेरे अंदर तत्क्षण कुछ दिखना शुरू हो जाता है कि आप ये हैं, वो हैं। इसका मतलब कोण एक्टिव हो गया। तो क्या हम लोग यह कर सकते हैं कि जब कोण एक्टिव हो रहा है हमारे अंदर, वह देखें कि वह क्या है, वह वह किस कोण से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कोई आदमी बुरा लग रहा है, तत्क्षण हम भीतर जाएं और देखें कि किस कोण से यह व्यक्ति बुरा दिख रहा है। वहां ठहरे, आप पाएंगे कि वैसा दिखना व्यक्ति बंद हो गया। जैसे ही आपने कोण की तरफ, आपने नहीं, जैसे ही कोण की तरफ दृष्टि गई, कोण गल गया। कोण की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोण हमेशा अंधकार में बनता है, कोण कभी प्रकाश में नहीं बनते। तो चाहे वैर का कोण हो, क्रोध का कोण हो, लोभ का कोण हो, यह सब, क्रोध आ रहा है किसी पे, यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ एक रेमेडी की तरह हम इस्तेमाल करें, दवाई की तरह इस्तेमाल करें कि जब क्रोध आए तब भीतर देखें ताकि क्रोध चला जाए, फिर हम उन्हीं सारी चीजों में लौट जाएं जो जिनकी वजह से क्रोध आ रहा है, तो हम बस एक प्रबंधन कर लें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।
मैं बस एक प्रयोग की बात कर रहा हूं जिससे कि या कोण की संरचना समझ में आए। जब क्रोध आए या खींच उठे इसी से, अंदर हम यह सवाल उठा करके देखें कि वह कौन-सा कोण है जिससे कि ये खीज वाली चीज़ दिख रही है? खीज का अंदर अनुभव हो रहा है, खीज की अनुभूति घट रही है। आप पाएँगे कोण गल गया, खीज भी चली गई क्योंकि जैसे ही उधर दृष्टि घूमी, जैसे ही उधर जागरण का प्रवेश हुआ, कोण गला, खीज गिर गई, जड़ कट गई खीज की, क्रोध की जड़ कट गई। जब अंदर काम, लोभ, मोह, क्रोध ऐसी कोई भी घटना घटे, उस समय अंदर यह सवाल उठाए कि किस कोण से यह चीज आच्छादित हो रही है मन मस्तिष्क में, जीवन में, किस कोण से? उस वह कोण क्या है? वहीं पर ठहरे थोड़ा, तो वह कौन-सा कोण है जिससे यह मन मस्तिष्क में यह सारी चीजें आच्छादित होती चली जा रही हैं? अपने आप कोण गल जाएगा। तो आप सोचें कि यदि एक जगह यह इतनी सटीक रूप से काम कर रही है, आपने यदि सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो कोण मात्र से मुक्त है और यह पलायन नहीं है शब्द, जिसकी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से समीक्षा कर ली कि हम कोणों से भाग नहीं रहे। इस प्रश्न में जो मुख्य कोण है, जो कोणों की जननी है, मैं कोण जो है वह भली-भांति प्रकाशित हुआ, निष्क्रिय हुआ, उसकी सारी गतिविधि निष्क्रिय हुई, साथ ही वह प्रकाशित भी हुआ। वहां पर जागरण वहां पहुंच गया और साथ ही कोणों से मुक्त जीवन का अपरोक्ष अन्वेषण शुरू हुआ। प्रत्यक्ष रूप से वह सीधे उस जगह को प्रकाशित कर दिया जहां पर मैं का कोण है और अब अपरोक्ष रूप से उसने उस आयाम को उद्घाटित करना शुरू किया जो कि कोणों से मुक्त है। जागरण वहां पर तत्क्षण जगह ले लिया। आप बड़ी सरलता से आप जीवन में सारी इन खुराफातों से मुक्त होते चले जाएंगे जो मैं के कोण से बनती है। हमारे इस जीवन की सारी चीजें अपने आप गलती चली जाएंगी और वह जो अपरोक्ष रूप से कोणों से मुक्त जीवन है जिसकी हमें मैं को कभी भी प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकती, वह भली भांति जीवन में उगता फलता फूलता चला जाएगा। तो फल फूल रहा है। फिर आप सूरज की रोशनी पड़ती है पर हमारे जीवन में कोई रोशनी नहीं। सूरज रोज उगता है पर हमारे जीवन में कभी भी कुछ नहीं उगता। सब बनावटी चीजें, सब यांत्रिक चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर कोण नहीं होगा, हमने ऐसा अवसर दिया जीवन को जिसमें कोई कोण नहीं है, जागरण की जैसी स्थिति अंदर जगह लेने लगी, तो जैसे सूरज उगता है अस्तित्व में, वैसे भीतर हमारे भी जीवन उगना शुरू हो जाएगा और गहरा जीवन उगना शुरू हो जाएगा। किस रूप में होगा हमको आपको नहीं पता है। हमको आपको कुछ नहीं पता है कि खिला हुआ मनुष्य कैसे उगता है। उसके अंदर क्या-क्या अंदर पुष्पित पल्लवित होता है और उसका जब तक शरीर है तब तक पुष्पित पल्लवित कैसे होता है और उसके बाद वहां पर पुष्पन पल्लवन किस रूप में होता है, हमको कुछ नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि वह जो पुष्पन पल्लवन बाधित था, वह मिट गया। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, फिर जो भी हम लोगों ने सुना है, जो भी हम लोगों के अवलोकन में आया है कि वह जीना क्या है जो कोणों से मुक्त है, कोणों की संरचना के संबंध में जो समझ आई है हमें, उसको हम साझा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसी प्रश्न के साथ बैठते हैं कि वह जीना क्या है जो कोणों से सर्वथा मुक्त
मुझे अनिल भाई ने अपना अवलोकन भेजा है। वे भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पर साझा कर दे रहा हूँ। नमस्ते सर। कोण किन-किन सामग्री से बनता है, इस प्रश्न के साथ रहने पर मेरा अवलोकन। कोई भी बात अब मैं वैचारिक नहीं करूँगा, जो बोध में आएगा उतना ही कहूँगा, क्योंकि वैचारिक अवलोकन मेरा कोण है। किसी भी कोण को सामग्री जिस केंद्र से दी जाती है, वह केंद्र मेरे बारे में छवि है। इसमें मेरी उम्र, लंबाई, रंग, शारीरिक बनावट, इन भौतिक बातों के साथ जो मान्यता बनी हुई है, मानसिक तल पर वे सब शामिल है। अब इन सामग्रियों में से वो ही सामग्री कोण निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होती है, जितना इंद्रियां और बुद्धि किसी व्यक्ति या वस्तु को देख के उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाती। हर कोण निर्माण के केंद्र में मैं हूं। ध्यानशाला में जितनी देर रहता हूं, सब बिना प्रयास के सरल सहज आनंदित रहता है। ध्यानशाला के बाद जो इतनी अधिक छटपटाहट महसूस होती है, उसका कारण यही है कि वो सहजता छिन जाती है, वरना इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं है जिंदगी में जितनी छटपटाहट होती है। हाँ, सरलता सहजता छिन जाती है। वह यांत्रिकता हमारी सरलता सहजता को छीन लेती। जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं, जीवन में कभी कुछ बिगड़ा हुआ ही नहीं। यहाँ कुछ बिगड़ने का उपाय ही नहीं है। क्या यहाँ पर बिगड़ेगा? आप अगर गौर से देखें तो यहाँ क्या बिगड़ सकता है आपका? जो भी कुछ यहाँ पर है, सब यहाँ का एक खेल है। कुछ भी यहाँ बिगड़ने का उपाय नहीं, न ही यहाँ पर कुछ बनने का उपाय है तथाकथित रूप से इस जीवन में। हाँ, चूक हो सकती है, बनने बिगड़ने की बात नहीं, चूक हो सकती है। चूक क्या कि यह जीवन एक अवसर है, जो ऐसे जीवन को अनावृत करने का, जो वहीं पर हमारे पास में है, लेकिन हम उसके प्रति बेखबर है। उसको जानने से चूक हो सकती है। अन्यथा बनना बिगड़ना तो खेल है। यहाँ कभी कुछ किसी का बना नहीं है, न ही किसी का कुछ बिगड़ा है। हाँ, वहीं रख दो, यहीं बाहर रख दो, कल ले जाना। और जो अनिल भाई ने यह बात कही कि किस सामग्री से केंद्र बनता है, वह मेरे इंद्रियों के अनुभव, मेरे विचार, मेरी समझ, मेरा रूप रंग, मेरी आकृति, उन सब के बारे में जो मेरे अंदर छवियां बनी हैं, मेरे अंदर जो शब्द हैं, उनके आधार पर ही कोण बनता है। शब्दों के आधार पर कोण बनते हैं। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में शब्दों के आधार पर कोण बनेंगे, या फिर कुछ छवियों के आधार पर कोण बनेंगे, कुछ अनुभवों के आधार पर कोण बनेंगे। किसी व्यक्ति ने कभी आपका दिल दुखाया है, तो वह एक कोण बन गया है आपके अंदर। अब दूसरी बात, हो सकता है कि वह व्यक्ति बिल्कुल ही अलग होकर के आया हो, लेकिन वह आपका कोण उस व्यक्ति को देख करके अभी भी यही कह रहा है कि इस व्यक्ति से तो दुख ही मिलता है। तो वह एक कोण है। और विचार से कोण बनता है, शब्दों से कोण बनता है कि आपने कुछ शब्द हमने सीख लिए हैं, हिंदू मुसलमान, तो फिर किसी व्यक्ति को देखते ही, जैसे ही वह शब्द आ जाता है, कोण निर्मित हो गया। अब आप उससे वही व्यवहार करेंगे जो उस शब्दों के आधार पर निर्मित है।
तो यही विचार, छवि, अनुभव, इन सारी सामग्रियों से कोण बनते हैं और कोण बनने में दूसरे का अनहित नहीं है, दूसरे की हानि नहीं है, कोण बनने में हमारी अपनी हानि है। कोण बना करके हम दूसरे की हानि नहीं करते हैं, वह तो उसके ऊपर निर्भर है कि वो हानि स्वीकार करे या न स्वीकार करे। अगर वह अपने अंदर कोण पर है, कोण के आधार पर जी रहा है तो हानि होगी, चोट पहुंचेगी, पर उसके लिए वो जिम्मेदार है। पर हम अगर कोण बना करके देख देख रहे हैं, कोण बना करके ही देखे जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में हानि होगी, महती हानि होगी, महती विनश्यति। हम नहीं जान पाएंगे कि जीवन का सहज, सरल प्रवाह क्या है, ऊर्जा का बिना रुका, बिना अटका, बिना भटका प्रवाह क्या है, यह हम नहीं जान पाएंगे। आप देखते हैं, सूरज आनंदित वगैरह नहीं होता है, सूरज एक ऊर्जा का प्रवाह है, जीवन का प्रवाह है। इस प्रवाह का एक अपना सहज दुख मुक्त आनंद है। दुख मुक्ति का कुछ ऐसा सृजनात्मक स्वरूप है जो कि हमको नहीं पता है, पर हम लोग सुखी दुखी होना जानते हैं। ये सब अटकी भटकी ऊर्जा के ढंग है। जब ऊर्जा अटकी भटकी नहीं है तो ऊर्जा महासागर की तरह अबाध है, महासागर की तरह सरल है। जब ऊर्जा कोणों में नहीं अटकी है, कोणों में नहीं फंसी है, तो ऊर्जा फिर अनंत है, अगाध है, उसको हम नहीं कह सकते हैं कि वो कैसे काम करती है। फिर हमारे सब शब्द की मुदिता है, मैत्री है, करुणा है, सौंदर्य है, सब बड़े ओछे शब्द हो जाते हैं, वह बहुत गहराई लिए हुए हैं। धन्यवाद अनिल भाई। अमित। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। रात तो खैर सो गया था मैं, अब सुबह की बात, अभी खैर यहाँ पे बाहर गिलहरियों की आवाज आ रही है, धूप निकल चुकी है, कमरे में धूप का प्रकाश आ रहा है। आपकी जो बात थी कि हम पहले नाम ले आते हैं, मैंने कई दफा देखा कि कुछ कई दफा ऐसा होता है, चांद जो होता है वो जब अकस्मात दिखता है तो उसके दिखने में एक अलग सौंदर्य, जैसे कि कुछ छू जाता है गहरा, तो वहां मुझे लगे पहले नामकरण नहीं होता, वो हमें बस, और वो इतना आह्लादित कर देता है, भले उसके बाद हम नामकरण कर दें लेकिन पहले वो दिखता है। और अगर हम देखने चले कि चांद है, पूर्णिमा है, तो फिर शायद वो चीज नहीं दिखती, दिख नहीं सकती। वो एक ड्रामेबाजी, एक आर्टिफिशियलिटी मुझे महसूस होती है। ऐसा ध्यान केंद्रों में भी होता है बहुत सारों में कि आज हम ये वाला ध्यान करेंगे या वो करेंगे, और आज हम इस तरीके से गंगा को निहारेंगे या ये चीजें करेंगे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियलिटी होती है उसमें, मतलब वो एक नैसर्गिकता नहीं होती। तो नैसर्गिक जागरण शायद ऐसा ही होता होगा, जैसे अचानक चांद का दिख जाना। अब ये बातें मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है। अ, तो अब ये चीज है कि अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अभी की बात करूंगा क्योंकि हम रात में तो सो गया था। तो और तीसरी बात आई अपरोक्ष। तो जो ये जो अपरोक्ष है, ये जो कोण, अगर कोण गल जाए, ये कोण कोणों के बिना दिखाई देने लगे, चीजें दिखने लगे, तो शायद जो अपरोक्ष है उसका भी हमें हमें क्या है, जीवन को या जीवन में वो चीज उद्घाटित हो सकती है। क्योंकि मैं जैसी चीज तो वहां पे पकड़ करने वाली होगी नहीं, वो तो बस होगी, क्योंकि मैं तो स्टोर करता है हर चीज को अपने पर हस्ताक्षर करना चाहेगा। तो इतना ही समझ में आया सर। बाकी तो दिन में अब ये जो कोणों का मामला है ये बड़ा ही जटिल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर तो 1 लाख कोण होंगे या 10 लाख कोण होंगे, पता नहीं कितने होंगे, कि
जो जीवन है ना सारा का सारा एंगल से ही बनता है। जैसा अभी आपने अनिल भाई ने बताया, उनका आपने पढ़ के सुनाया कि जो हमारे अंदर छवि होती है हमारी, उसके आधार पे हमारे एंगल बनते हैं। एक आदमी दौलतमंद है तो उसके एंगल दूसरी तरह के होंगे, और एक गरीब है तो उसके एंगल दूसरे तरह के होंगे। एक शक्तिशाली है, उसके एंगल दूसरे होंगे, और एक कमजोर है, उसके एंगल दूसरे होंगे। तो ये इस तरह का कुछ एंगल्स का मामला इस तरह का है। और हम जहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है एंगल से मुक्ति की, यानी कि कोणों से मुक्ति की। तो जब कोणों से मुक्ति होती है तो ना तो गरीब बचता होगा ना अमीर बचता होगा, ना शक्तिशाली बचता होगा ना कमजोर बचता होगा। जो बचता होगा वो, मुझे नहीं लगता वो हम शब्द दे सकते हो, ना ही देने चाहिए। वो तो हमारे जीवन में उतरे तो शायद हम उसके बारे में बोलने के अधिकारी बने, नहीं तो हम कोई थ्योरी बना हुआ है पहले से पहले। तो मुझे नहीं लगता ये उचित है। तो सर इतना ही इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो। अमित भाई, थोड़ा अपरोक्ष शब्द को समझ ले। हाँ जी। बहुत सरल बात है ये। जैसे मेरी आंखों के सामने जो दृश्य है वो प्रत्यक्ष है, मेरी पीठ पीछे जो दृश्य है वो अप्रत्यक्ष है। मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूँ पर अनुमान लगा सकता हूँ कि सामने दृश्य है तो पीछे कुछ ना कुछ है। अपरोक्ष का मतलब होता है कि जो है तो सही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, पर हमारी आंखों में नहीं आता। अब इस चीज को देखने में हम्म, आसमान बीच में है, आकाश हम्म, बीच में है, हम्म, आकाश आप नहीं देख सकते। क्यों? हम्म, क्योंकि आकाश देखने के लिए हमारी आंखें समर्थ नहीं है। हमारी आंखें ऑब्जेक्ट देखने के लिए समर्थ है। जो हम कहते हैं ना कि ये नीला आकाश है, ये नीलापन थोड़ा सा गहराई के कारण आता है। आकाश का रंग नीला नहीं है। आप वहां जा करके अगर कहीं नीलापन सोचें कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वो और ऊपर होता चला जाएगा, वो असल में नहीं है। तो अपरोक्ष का मतलब है कि जो है तो सही, आकाश है तो सही, पर आप आकाश देख नहीं सकते। तो हम्म, अपरोक्ष का मतलब ये है। अब थोड़ा सा भीतर आते हैं, अब भीतर अपरोक्ष को देखते हैं। हम जब सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसा जीना संभव है जो कोणों से मुक्त है। अब कोणों से मुक्त जीवन है तो सही, पर आप उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि पकड़ते ही वो कोण बन जाएगा। आप समझ हम्म, रहे हैं? आपने ये हम्म, सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा जीना है, आप अन्वेषण कर रहे हैं भीतर, अन्वेषण को जगह दे रहे हैं, जो कोणों से मुक्त है। हम्म, तो जितने कोण हैं वो सब प्रकाशित हो गए। जैसे अभी और एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूं। आपको मैं सुन रहा था, आप जब बोल रहे थे, मैं इस प्रश्न के साथ में था कि वह सुनना क्या है जो कोणों से मुक्त है। तो हम्म, आपने जैसे ही बोलना शुरू किया, आपके बोलने के साथ ही मेरे अंदर कोण बनने शुरू हुए, लेकिन प्रश्न ने उन सारे कोणों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। हम्म, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, उसका भाषा में रूपांतरण हो रहा है, तो भाषा से उसका अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थ प्रकट होने के साथ उसका आशय समझ में आ रहा है और प्रतिक्रिया आ रही है। हम्म, लेकिन जैसे ही मैंने यह सवाल उठाया कि बिना कोणों के सुनना क्या है, वह सुनना क्या है जो कोणों से मुक्त है, प्रतिक्रिया गिर गई। हम्म, आप जो कह रहे हैं वो भली भांति समझ में आ रहा है, उसका पूरा आशय प्रकट हो रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं हो रही। हम्म, तो एक तरफ कोणों से मुक्त सुनना शुरू हुआ, और दूसरी तरफ जो सम्यक रूप से आपकी बात के संदर्भ में कहा जा सकता है, वह अपने आप अब जगह लेते हुए बोला जा रहा है। यानी हम्म, बुद्धि के द्वारा उपयोग नहीं हो रहा है, बुद्धि की बनाई गई संस्था के द्वारा उपयोग नहीं हो रहा है, बुद्धि का जागरण के द्वारा उपयोग हो रहा है।
वह उस जीने के द्वारा उपयोग हो रहा है जो कोणों से मुक्त है। आप समझिए मेरी बात। हम्म। जागरण जागरण बुद्ध जागरण बुद्धि सर। का उपयोग कर रहा है, न हाँ कि हाँ। बुद्धि के द्वारा बनाई गई चीज बुद्धि का उपयोग कर रही है। ना कि वो तो प्रतिक्रिया। बुद्धि जानकारी के आधार पर काम नहीं कर रही, बल्कि जागरण बुद्धि का उपयोग कर रहा है। हाँ, जागरण बुद्धि का उपयोग कर रहा है। तो बात बिल्कुल, अब वह उस जागरण को आप खोजने जाओ तो जागरण नहीं मिलेगा। हाँ, जागरण में जागृत चीजें मिलेंगी, जागरण में जागा हुआ आपका सुनना मिलेगा, देखना मिलेगा, उठना बैठना जागरण में मिलेगा। पर जागरण क्या है उसको खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो जागरण को पकड़ सके, अवेयर कर सके। तो ये है अपरोक्ष दर्शन, थोड़े शब्दों में, थोड़े संदर्भ में। सुनना, इस जब हम आप बोल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सुनने में भी प्रयोग करें, बोलने में भी प्रयोग करें कि बिना कोण के बोलना क्या है। कोण के बोलने में भी ये सब बातें लागू होती हैं कि हमारा कोई एक विशेष आशय है, विशेष विशेष आग्रह है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि नहीं, साक्षी ही ध्यान है, तो फिर हम कभी भी संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो साक्षी एक कोण की तरह बैठा है। वो एक ऐसी खूंटे की तरह बैठा है जहां से संवाद या अन्वेषण आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो रस्सी की तरह पकड़ करके संवाद को बैठा है। लेकिन इसके बजाय यदि हम संवाद कर रहे हैं, बिना कोण के संवाद करना क्या है, तो फिर वहां पे दर्शन घटेगा। आप जो बोल रहे हो उसको सुना जाएगा, उसका सम्यक श्रवण होगा। आप जो बात कह रहे हो उसका अवलोकन होगा। आपने कहा कि बिना कोण के दृश्य को देखना क्या है, तो उसका दर्शन घटा। बिना पहाड़ शब्द के, बिना सूर्योदय शब्द के उस घटना को देखा जा रहा है, और उसको भीतर उसकी प्रतिभिज्ञा सब हो रही है, लेकिन कोई कोण नहीं बन रहा है। हाँ सर, जैसे मतलब ऐसा भी होगा कि पत्नी को ऐसा होना चाहिए या मुझे ऐसा होना चाहिए, ये सब चीजें कौन ही है, या बेटे को ऐसा होना चाहिए या बेटी को। मतलब हम दैनिक व्यवहार में भी मतलब कई दफा सोच लेते हैं कि यार ये मेरी जैसे, मैं तो इसे लेके चला था अपने साथ, और ये मेरी तरह क्यों नहीं, मेरे इस अर्धांगिनी होने के बावजूद भी ये, जब नाम ही अर्धांगिनी है, तो ये मेरी तरह क्यों नहीं चली इस तरह से इस रास्ते पे। तो ये सब कौन ही है और वो पीड़ा देते हैं। हम सब जो लोग खास करके उत्तर प्रदेश में और भारत में, उन सब के अंदर एक बड़ा आग्रह है। वे स्त्री को अपने कोण के हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। वो उस हमारे अंदर वो सारे कोण बने हुए हैं, तो स्त्री के संदर्भ में तो बहुत गहरा कोण है कि नहीं, ये तो इनको मेरे ही हिसाब से चलना चाहिए, ये कोण है। लेकिन भाई, मेरे ठीक सामने बुलबुल आके बैठी है। तो थोड़ा थोड़ा करके कोण हम नहीं मिटा सकते, एक एक कोण नहीं मिटाओ। कोण एक एक मिटाएंगे आप, तो कोण को मिटाने की प्रक्रिया में आप साधु हो जाओगे, या साइकोलॉजिस्ट हो जाओगे, साइकेट्रिस्ट हो जाओगे। नहीं, धर्म कहता है कि सारे कोणों का समूल एक मुस्त अंत क्या है। थोड़ा थोड़ा, मेरे अंदर जितने कोण हैं उसका समूल अंत क्या है। नीरज से कल यह बात हो रही थी कि थोड़ा थोड़ा कोण नहीं गिराओ, सारे कोणों का एक मुस्त अंत क्या है। सवाल उठा, इस सवाल ने एक चुप्पी ला दी। तत्क्षण यह मन तत्क्षण यह सुझाव आया, अच्छा, सब मौन आ गया, छा गया। इस मौन भी एक कोण है, साइलेंस भी एक कोण है। इस इस कोण का भी विसर्जन क्या है। अब आप समझ रहे हैं। अब आपका जो अन्वेषण की धार है, अन्वेषण का जो वो बिंदु है, वो बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल ही उस पर कोई भी चीज उसको भौथरा करने में सक्षम नहीं हो रही। जो साइलेंस है या शून्य होना है, वो उसको भुतरा कर देता है। लेकिन अगर आप भुतरा नहीं करने दे रहे हैं,
तो अन्वेषण भीतर प्रवेश करता चला जाता है, चीरता चला जा रहा है। प्रश्न जो है भीतर चीरता चला जा रहा है। जागरण के उस तल तक पहुंच रहा है जहां जहां अब तक धुंध छाई हुई थी। हम इसको प्रयोग करें, किसी को सुन रहे हैं, उस सुनने में बिना कोण के सुनना क्या है, धड़धड़ा करके कोण बनेंगे कि अच्छा ऐसे सुनो, वैसे सुनो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनके प्रति बिल्कुल एकदम चॉइसलेस अवेयरनेस है। और फिर कोई कोण नहीं बना, एकदम चुप्पी छा गई, ये भी एक कोण है। फिर प्रश्न काम कर रहा है कि बिना कोण के अवलोकन क्या है, बिना कोण के जीना क्या है। जागरण प्रचंड रूप से विद्यमान। जागरण तब बाधित होता है जब कोण बन जाता है। जैसे ही कोण बना तैसे ही बाधित हो गया। जैसे ही तो आपने सर समझा सर, चुप्पी भी कौन होगी साथ, मतलब एक आदमी मतलब कहीं शांत हो गया तो वो, और उसके अंदर कौन नहीं बन रहा, वो महसूस कर रहा तो शांत है, तो वो एक कौन है वो भी। वो एक कोण है, क्योंकि सच्ची चुप्पी में कोई महसूस करने वाला नहीं होगा। जिस चुप्पी में महसूस करने वाला है वो चुप्पी विचार है, वो मौन का विचार है, वो सच्चा मौन नहीं है। सच्चा मौन बोध से मुक्त होता है। हम्म समझ पा रहे हैं ये बात? हाँ कि अगर जी, हाँ सच जी। में कोई साइलेंस है, सच में कोई ना कुछ होना है, तो वहां पर कोई ना कुछ होने वाला महसूस। अरे भाई, अगर आप सच में ही सो गए तो आपको पता चलेगा क्या कि आप सो गए? उसी तरीके से विपरीत भी है। अगर सच में ही आप जागे हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जागे हुए हैं। जागे होने का पता चलना, यह कि मैं जागा हूं, जिसमें जागने वाला है, वो वहां पर जागरण जो है अभी बाधित है। थैंक यू अमित। थैंक यू सर। गौरी। प्रणाम। इतना जल्दी हमारा नंबर आ गया। आवाज सुनाई दे रही है हमारी? अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा। आज आपने जितना कहा सब सर के ऊपर से भाग गया। बस वो समझ में आया कि जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष, और जो पीछे नहीं दिख रहा वो अप्रत्यक्ष। ऐसा ही अप्रत्यक्ष। कहा था ना आपने? हाँ। और जो जैसे वो आकाश है, तो इसलिए आप भी अपरोक्ष तो। है। हाँ, अपरोक्ष मतलब दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो और ऊपर भागता जाएगा, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, ऐसा? नहीं, उसका मतलब कि वो आकाश तो मतलब ऐसे दिख रहा है, पर वो हम पकड़ नहीं पा रहे। जैसे इस कंप्यूटर के और मेरे बीच में भी आकाश है, पर हम आकाश नहीं देख सकते हैं। आकाश में रखी हुई चीज को देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, पर आकाश नहीं देख सकते। पर आकाश है, तो ये अपरोक्ष है, अपरोक्ष रूप से विद्यमान है। मतलब आंख के सामने भी है, पर हम आंख उसको पकड़ नहीं सकती है। तो प्रत्यक्ष का मतलब यह कंप्यूटर, अप्रत्यक्ष का मतलब मेरे पीछे अगर कुछ है, जैसे पेड़ है एक, तो वो अप्रत्यक्ष है। और अपरोक्ष का मतलब कि जो आंख के सामने है पर आंखें पकड़ने में असक्षम है, वो अपरोक्ष है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग शाम को इस प्रश्न के साथ गए थे कि बिना कोण के जीना क्या है, वह जीना क्या है जो बिना कोण के। तो बहुत सारे कोण नजर आए, हाँ दिखाई पड़ता है तो कोण से ही दिखाई पड़ता है, और कुछ तो बिना कोण के दिखता ही नहीं है। ऐसा था क्या? हाँ। और जब सवाल उठाई तो क्या हुआ? जब तो कुछ भाई नहीं के हुआ। कुछ कुछ अंदर क्या घटा, वो जो कोण बना था। जैसे माँ के संदर्भ में, भाई के संदर्भ में ये सवाल उठाया तुमने कि इस व्यक्ति को, जिसको मैं भाई कहती हूँ, इसको बिना कोण के देखना क्या है। मतलब बिना कोण के देखना क्या है, तो क्या दिखा? वहां सिर्फ एक इंसान दिखा। जैसे कल कह रही थी कि सिर्फ एक इंसान दिखेगा, न लड़की, न लड़का, न
भाई, न बहन, न माँ, वहां फिर जीवंत एक व्यक्ति दिखेगा। हाँ, हाँ। दिखेगा ना? वही है बिना कोण के देखना। अच्छा, तो अभी जो आपने समझाया फिर वो क्या है? मतलब उसमें क्या करना है? उसमें यही करना है कि बिना कोण के दिखने में, सही पूछिए, कोई देखने वाला नहीं होता है। जो चीज जैसी है बिना व्याख्या के वो वैसी ही दिख जाती है। वो है बिना कोण का देखना। व्याख्या चल रही है अगर कि ये मेरा भाई है, ये एक व्याख्या है। पर असलियत क्या है वहां पर? वहां पर सिर्फ एक इंसान है इस समय। जब हम हुँ। सोचते हैं तो हम पीछे हम आ रहल छी। हुँ। सोच विचार में जाते हैं, तब ये बात आती है कि हम लोग एक ही माँ से पैदा हुए हैं। पर अभी इस समय वहां पर एक इंसान है। उसने कभी झगड़ा किया था या उसने कभी मिठाई दी थी ला करके, वो सब पहले की बात है। वो सब कौन बनती है कि अच्छा है बुरा है। लेकिन अभी इस समय में वहां पर सिर्फ एक जीवंत है, इंसान है। वह देखना हुँ। बिना के देखना है। आज करोगी ये? हाँ, एक बार थोड़ा और अच्छा से बता दीजिए ताकि फिर कन्फ्यूजन हो क्योंकि सारा दिन इसी के साथ रहना है। पहले तो तुम तो पशु पंछियों से बहुत तुम्हारा प्रेम है, तो किसी भी पशु पंछी को, अपने डॉगी को, जो आसपास तुम्हारे घर के घूमते हैं, उनको देखना और वहीं ये सवाल उठाना कि इनको बिना कोण के देखना क्या है। तो जितना भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है उनके बारे में, वो सब कोण है। कि वो कुत्ता है, उसके तुम्हारे, तुम तो वेगन भी हो, तो बहुत सारा तुम्हारे अंदर मोर्चा चलता रहता है कि लोग पशुओं को बहुत सता रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो सब कौन है? अच्छे बुरे हैं ये मैं नहीं जा रहा, बस वो कौन है उसको देखना कि बिना कोण के इसे देखना क्या है। तो तुम्हें वहां पर एक जीवित चीज दिखाई पड़ेगी, जो उठ रही है, बैठ रही है, हिल रही है, चल रही है, फिर रही है। और ज्ञान कुछ काम नहीं ज्ञान जो है कोण से बनता है, वो नहीं काम करेगा। कर पाओगी ये? हाँ, मतलब जो असली है वो सामने से दिखेगा, जो मतलब हमेशा हाँ, विचारों में चलता रहता है वो नहीं होगा ना? हाँ, जो विचारों में चलता रहता है वो नहीं होगा। जो अभी इसी समय जो है वही दिखेगा। जिस जिस स्त्री को माँ कहती हो, भाई कहती हो, उसको देखना कि इनको बिना कोण के देखना क्या है। तो फिर न माँ शब्द आएगा, न उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है या तुमके डांट लगाई है कल, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ वहां पर एक जीवन दिखेगा और तुम जीवन हो। उनके अंदर कोण का न दिखना, तुम्हारे अंदर कोण का न बनना, इस समय जो जीवन का प्रवाह है उसको उघाड़ना शुरू कर देगा। इस समय जो जीवन घट रहा है, न कि सोच विचार में जो कल किया था, परसों किया था, उसमें नहीं। अभी और यहीं, जैसे हवा बह रही है, गालों को छू रही है, पंछी बोल रहा है, कानों को सुनाई दे रहा है, ऐसे ही एक संबंध है जो उस स्त्री से है जिसको हम माँ कहते हैं, जो हवा की तरह जुड़ रहा है। हवा कल थोड़ी चल रही है, हवा कल थोड़ी चलेगी। हवा अभी और यहीं गालों को छू रही है, आंखों को छू रही है, वो अभी घट रही है। उसी तरीके से एक संबंध है जो अभी घट रहा है। अभी वो घट रहा है, हाँ। वो सोच विचार में नहीं चल रहा है। तो जब बिना कोण के देखोगी तो वो वाला संबंध पता चलना शुरू हो जाएगा। समझी बात? जब बिना कोण के देखने का सवाल उठाओगी तो वो धीरे धीरे सारे कोण हटने शुरू हो जाएंगे। माँ का कोण, बेटी का कोण, उस जितना भी ज्ञान है, अच्छा बुरा है, परिवार का कोण, वो सब हटना शुरू हो जाएगा। इस समय जो चल रहा है, हवा की तरह, धूप की तरह। अब जो धूप मेरे चेहरे पे पड़ रही है, ये जीवित संबंध है। इस चेहरे का उस सूरज से जिंदा संबंध है। ये अभी और यहीं घट रहा है। पर अगर मैं ये कहूं कि शाम को जो सूरज मैंने देखा था, वो बड़ा सुंदर था, तो इसका मतलब कि मैं जीवित संबंध को नहीं जी रहा हूँ, सपनों में चल रहा है। सपनों में चल रहे हैं, विचारों में चल रहे हैं।
ऐसे ही यदि मैं विचारों में उस स्त्री से संबंधित हूँ जिसको मैं माँ कह रहा हूँ, तो इसका मतलब वो वैसे ही है जैसे शाम को जो सूरज ढला था उससे संबंधित हूँ। जबकि वो स्त्री अभी इस सूरज की तरह है, जो यहीं पर है, जो मेरे सामने रोशनी पड़ रही है। और अगर मुझे इस कुछ करना होगा, तो इस सूरज के साथ करना होगा। यानी इसको अगर लेना है चेहरे पर, तो मुझे इस तरफ चेहरा रखना होगा। इसको धूप कड़ी हो गई तो इधर चेहरा घुमाना होगा। सीधे इसके साथ एक्शन हो रहा है, क्योंकि जीवंत संबंध इसके साथ है। तो उस स्त्री के साथ भी हमारे भीतर एक जिंदा संबंध है, जो हम जीवन भर नहीं जान पाते, ख्यालों में ही रह जाते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ एक जिंदा संबंध है। पशु पंछी के साथ एक जिंदा संबंध है, ख्यालों का नहीं, सपनों का नहीं। वो हम जब सवाल उठाते हैं कि बिना कोणों के देखना क्या है, बिना विचारों के देखना क्या है, तो वो संबंध धीरे-धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। ये सौंदर्य है इस चीज़ का। समझी? अच्छा, हाँ, ठीक समझ है, पाए? अभी जाके हाँ, अभी जाके प्रयोग करूँगा। ठीक है, करना। थैंक ठीक बा। ठीक बा। नीरज भाई, नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। कल से ध्यान लगा, 9 बजे घर पर पहुंचा था तो सो गया था। और अभी जो आपने अच्छी तरह समझाया, तो ये जैसे कि कौन बनते थे किसी के बारे में, जैसे कोई छवि होगी, किसी ने भाई हमें हर्ट कर दिया, बुरा कह दिया, तो उसकी एक छवि बन जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, जैसे कि अभी आपने साक्षी का बताया, तो ये देखते थे कि भाई इसकी छवि बना दी। हाँ, उस टाइम गुस्सा था, लेकिन बाद में भी वो छवि उठ के आती थी जब भी वो दिख जाता था कि हाँ, ये आदमी गलत है, इसने ऐसा व्यवहार किया है। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि साक्षी की तरह देखना, जो हमें बताया गया है या देखते थे कि साक्षी की तरह देख लेते थे, तो उस टाइम तो वो चीज़ दब जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता था कि वो जितनी बार भी दिखता था, वो छवि उठ के आती थी, तो मन में ये होता था कि यार साक्षी से उस टाइम तो ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ दब जाती है, दब ही जाती है, भी पता लगा। तो उस टाइम तो वो चीज़ खत्म हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर उठ के आती थी वो। तो ये दिखने में आता था, पहले भी कई बार मुझे ये अंदर होता था, क्योंकि मैंने कोशिश करके देखी कि यार ये खत्म नहीं होती, उठ के आती है ये छवि दोबारा उसकी। और उसी हिसाब से फिर संबंध तो फिर उसी हिसाब से होगा। तो आपके साथ चल का भी जो आपने उनको बताया, इस पर कल आपने बताया कि वो वो जिसको सील हो जाता है, एक विचार वो है, उस फोन पे भी पर्सन उठाना। नीरज से डिस्कनेक्शन हो गया। नीरज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया, आ रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ, बोलो। हाँ, यही है बस भाई थी, तो भैया इतना शाम को ये ध्यान में हम लोग ले लें कि झूठ का गिरना भी जरूरी है और सच का उगड़ना भी जरूरी है, क्योंकि झूठ का एक धरातल होता है। झूठ की एक जमीन भी होती है जिसमें झूठ सक्रिय होता है और फिर वापस उसी में समा भी जाता है। बुलबुल लगातार गा रही है, लेकिन उस धरातल का टूटना भी जरूरी है। माफ करिए, उस धरातल का टूटना भी जरूरी है। जैसे अभी गौरी से बात हो रही थी, इसमें यह बात कि हम लोग रचे पचे हैं भाई के साथ, माँ के साथ, उस डॉगी के साथ, कि हमेशा हम अपने ज्ञान से ही जुड़ते चले आए।
तो उस ज्ञान का विसर्जन भी जरूरी है, और सीधा क्या कोई संबंध है जो बिना ज्ञान के है, बिना कोण के है, उसका घटने देना भी जरूरी है। अगर वह घटना नहीं हो रहा है तो वापस आप फिर से उसी धरातल में जाएंगे, क्योंकि हाथ में कुछ आया नहीं ना। हाथ में कुछ आने का मतलब कि कोई कला नहीं आई है कि जो जीवंत संबंध को बिना कोण के जीने की कीमिया नहीं आई है, जो हम जिसपे काम कर सके। नहीं तो आप व्यवहार कैसे करिएगा, आचरण कैसे करिएगा? कोई व्यक्ति संबंधित है, कुछ कह रहा है, तो उसके साथ कैसे आप व्यवहार करेंगे? तो दो ही विकल्प है, या तो कोणों से करें या तो बिना कोणों के। तो बिना कोणों के अगर वो ख्याल में रह गया, यही असंभव प्रश्न की कीमिया है। साक्षी से यही असंभव प्रश्न बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि साक्ष्य में सारी चीजें विसर्जित तो हो गई, पर काम कैसे करना है वो चीज नहीं उभर करके आई। कैसे एक्शन होगा वो नई चीज उभर करके आई। यह तो पता चल गया कि मैं झूठ है, सारे सोच विचार झूठ है, वो गिर गए। पर अब बिना सोच विचार के कैसे जिए? वह जीना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है? वह चीज जगह नहीं ली, वह प्राणों में प्रवेश नहीं की, वह दैनंदिन जीवन में प्रवेश नहीं की। असंभव प्रश्न उस कीमिया को भी, उस कला को भी, जो बिना मैं के जीने की है, बिना मैं के संबंधित होने की है, बिना छवियों विचारों के संबंधित होने की है, उसको वहां पर उघाड़ देता है, वो उसको वहां पर लागू कर देता है। तो फिर आपके इधर आने की संभावना बिल्कुल, भटकने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। जो बार बार साक्षी थे तो समझ में तो आ गया था, लेकिन फिर से वही चीजें आ गई, क्योंकि समझ में तो आ गया था यह झूठ है, पर सच जो है वो नहीं जीवन में जगह ले पाया था। असंभव प्रश्न से सच भी जीवन में जगह लेना शुरू कर देता है। थैंक यू नीरज। दिलीप भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे सामने एक पीपल का पेड़ है, जिस पर नए पत्ते भी आ रहे हैं। कुछ पत्ते हरे हैं, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ लाल कलर के भी हैं। और आगे के पेड़ों पर आज खूब सारे कौवे बैठे हैं। इतने सारे कौवे एक साथ आज दिखे हैं। पक्षी तो यहाँ खूब सारे हैं, अलग अलग तरीके के तो पक्षी हैं। अब कईयों के तो नाम भी कईयों को तो पहचानते भी नहीं है। बहुत सुंदर दृश्य रहता है जब वो उड़ते हैं। सर कोणों से सर्वथा मुक्त जीना क्या है? सर वो कौन प्रकाशन में आते रहते हैं इस प्रश्न के साथ। जैसे अभी का उदाहरण दूं, मेरे सामने एक मंदिर है जहाँ एक लेडी पूजा कर रही है। तो जब वो आए थे तो फूल तोड़कर उन्होंने फूल तोड़कर ले गए और अर्पित किए। तो सर वहां अंदर से उठ के आई बात, अरे इनको तोड़ने की जरूरत कहाँ है? ये तो अगर ल- पौधे के साथ खिले हुए हैं तो वो अर्पित ही है। तो ये भी सर एक कौन ही लगा, क्योंकि एक मेरी समझ ये कहती है कि वो वहां है तो वो अर्पित है, उनको नहीं पता है तो मेरे लिए वो कौन है। तो सर इस तरह से गहराई से उठ उठ के चीजें आती है। और फिर ये जो डिफरेंशिएशन चलता रहता है, ये भी कहीं ना कहीं लगता है ये भी कौन ही है। तो सर जीवन कौनों से आच्छादित है। अब कौवे खूब तेज आवाज करने लग गए हैं। ऐसा कुछ रहा सर मेरा लेकिन। आज हम लोग मांझते हैं फिर से, और इसके बाद हमारे सामने एक हमारा अन्वेषण और भी आगे बढ़ेगा। पर आज हम इस चीज को अच्छी तरीके से मांझ लेते हैं, फिर वो अन्वेषण, वह चीज जब आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि कोण किस कोण को समूल ध्वंस करने की एक और भी गहरी कीमिया है। उस पर हम लोग विस्तार से कल बात करेंगे। पर आज
बहुत धीमे धीमे चलें, अच्छी तरीके से समझ लें कि वह जीवन क्या है, कोणों से मुक्त है। यह जहां तक यह कीमिया लेकर के जा सकती है वहां तक ये पहुंचा दे। जितना यह साफ कर सकती है उतना साफ कर दे, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। आज इसी पर रहते हैं। धन्यवाद दिलीप भाई। रंजीता जी। तरुण भाई। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर प्रश्न के साथ अभी है बने हुए। सर एक मेरा सवाल था आपसे कि जैसे कोण तो दिखते हैं और जैसे हम अभी संवाद में उतर रहे हैं या जो हमारा सत्र प्रारंभ होता है, निश्चित तौर पर भी वहां पर एक पूर्वानुमान है और एक कोण है जिसके तहत संवाद के अंदर हम आते हैं। फिर जैसे आप बोलना शुरू करते हैं तो वो उसके साथ मतलब एक फ्लो होता है जो उसके साथ मतलब बहे जाते हैं। वहां अगर के लगता है कि शायद वहां कोई कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सर, वो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई विचार प्रक्रिया रुकी है या प्रतिक्रियाएं जो है सुनने को लेकर के या समझने को लेकर के वो रुकी है, रुकना होता नहीं है। लेकिन पर एक थोड़ा सा एक वहां से निकल करके एक आभास होता है कि शायद यहाँ पर कौन सर, वहाँ मतलब सवाल यही है कि वहां कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है या कर रहा है पर वो अभी अवधान में नहीं है, या अगर मैं उस समय भी उस चीज को देखने लग जाता हूँ तो फिर वो मुझे कौन देखना शुरू होता है कि ये भी कौन काम करना शुरू हो गया है। और ये ऐसा कुछ यही सवाल था सर, मैं थोड़ी क्योंकि ये चीज आती है हर चीज के अंदर ही। हाँ, सुनने में थोड़ा सा इस चीज को समझ लें तो बाकी चीजों में भी समझने में आसान हो जाएगा। आप अभी जब बोल रहे थे तो मैं इस प्रश्न के साथ में था कि बिना कोण के सुनना क्या है। तो मुझे आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ बहुत सारी आवाज है जिसमें से सिर्फ वो सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन आपकी जो आवाज है वही भाषा में रूपांतरित हुई और मेरे अंदर उसमें प्रवेश नहीं हुआ कि कैसे वो भाषा में रूपांतरित हुई, कैसे अर्थ प्रकट हुआ, फिर कैसे आशय। लेकिन दो चीजों पर भरपूर अवधान घटित हुआ, एक आवाज और दूसरा प्रतिक्रिया का न होना। जितनी देर तक आप बोल रहे थे उतनी देर तक भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। तो बिना कोण के सुनने में भौतिक तल पे जो आवाज है उस पर अवधान होगा और प्रतिक्रिया नहीं होगा। जब बात पूरी हो जाएगी आपकी, उसके बाद जो सुना गया है और जागरण, जो सुना गया है, मेरी जो समझ है और उनके नीचे जो जागरण है, वो वहां से जो कहना है वो निकाल करके लाके प्रस्तुत करेगा। जो सुना गया है उसने, जो आपने कहा है और मेरी जो समझ है उसके पास जाकर के वो उसने अर्थ प्रकट किया है, लेकिन उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब आप चुप हो गए तो उस जागरण से फिर वहां से वह चीज निकल करके बाहर आई है। तो यह चीज हम हर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जीवन के कर सकते हैं कि बिना कोण के सुनना, बिना कोण के देखना, जिसमें कोण की सारी संरचना प्रकाशित हो रही है। जब आप बोल रहे हैं तो आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसका अर्थ प्रकट हो रहा है मेरे अंदर। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, जो भाषा इस्तेमाल की, उसका बखूबी अर्थ प्रकट हुआ, बखूबी आशय प्रकट हुआ। तो वहां पे भरपूर नजर है। जितने भी कोण बने, जितना भी अर्थ अंदर प्रकट हुआ, वो उस पर भरपूर नजर थी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं थी कि मुझे, मेरे अंदर तैयारी नहीं चल रही थी कि तरुण भाई चुप हो तो मैं यह चीज उनको तुरंत बोल दूं।
तो यह चीज अगर और भी दूसरी परिस्थितियों में आप लागू करेंगे, यह असंभव प्रश्न कि बिना कोण के सुनना, बिना कोण के देखना, बिना कोण का व्यवहार क्या है। अब कोई हमारा ऑफिस का कलीग है या एम्प्लॉई है जिसके साथ मुझे व्यवहार करना है, वो सामने आया, अब मैं इस प्रश्न के साथ हूं कि वह व्यवहार क्या है जो बिना कोण के है। जो भी वह कह रहा है, जो भी मेरे अंदर से व्यवहार आ रहा है, उसके प्रति एक निष्पक्ष सजगता है, चॉइसलेस सजगता है। और साथ ही साथ यह अन्वेषण भी चल रहा है कि क्या बिना कोण के व्यवहार हो सकता है, बिना कोण बनाए कोई व्यवहार हो सकता है। यह भी अंदर अन्वेषण चल रहा है। तो ये एक तरीके से हमारी पूरी जीवन शैली में एक महती क्रांति का उदय हो जाना है। पूरी जीवन दिशा को और जीवन धारा में एक गहरे परिवर्तन की ओर गति है। क्या मैं अपनी बात थोड़ा रख पाया? जी सर। सर बात आपकी मतलब समझ में आ रही है, पर दुविधा ये होती है सर कि अब जैसे आपने बताया कि जो प्रतिक्रिया है वो तुरंत बन करके नहीं आ रही है, शब्दों के आशय भी मुझ तक पहुंच रहे हैं, और जिस समय प्रतिक्रिया की या मेरे बोलने की कुछ आवश्यकता होगी, वहां आकर के मैं एक जैसे आपने एक वो बताया था कि लाश तैरती हुई जा रही है और उसके प्रति जो सम्यक कर्म होगा वो स्वतः ही उतर करके आ जाएगा अगर हमारे अंदर कोई कोण काम नहीं कर रहा है। सर होता क्या है कि अगर मैं वैसे देखना चाहूँ तो फिर एक उसको भी एक लक्षण बना करके देख लेता हूँ, और वो लक्षण को देखा जाए तो वो भी एक कोण ही क्या काम क्या करना इस शुरू तरह कर रहा से, तरुण भाई, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि वस्तुतः रिस्पॉन्ड करने की हमें जल्दी होती है, हम जल्दी से खुद रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, न कि सम्यक रिस्पॉन्स को स्प्राउट होने देते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है ही सर, ये तो छोटी छोटी चीज में ही नजर आती है सर। तो ये हम बात लोग तो क्या इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो सकते हैं कि हमारी जल्दबाजी है कि हम रिस्पॉन्ड करें, जल्दी से हम इस व्यवहार पे आचरण करें। तो ये हमारी एक यांत्रिकता बनी हुई है कि मुझे जवाब देना है, मुझे तैयारी रखनी होगी, नहीं तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा, मुझे रिप्लाई करना है, मुझे इस संबंध में वो करना है, बजाय इसके रिस्पॉन्स या बजाय इसके सम्यक कर्म को हम स्प्राउट होने दें। सुनने की घटना घटी, भीतर हम पूरा मस्तिष्क एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो भाषा नहीं सुन रहा है, अर्थ नहीं समझ रहा है, वो एक्टिव है पर निष्क्रिय रूप से एक्टिव है, वो एक्टिव रूप से एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय रूप से एक्टिव है, वो बस अभी सिर्फ जागा है। और उस जागरण में जो सम्यक रिस्पांस हो वो स्प्राउट हो, और उस स्प्राउट हुए को हम नहीं कर रहे हैं, वो स्प्राउट होना ही वहां पर जगह ले रहा है। तो जागरण से लेकर के, यानी अवेयरनेस को जगह देने से लेकर के, और जो अभी तक हमारे कंडीशन रिस्पांस हैं उनके अवलोकन तक, उनके प्रति जागरूकता तक, हमारी अपनी सारी भूमिका क्या मिटाई जा सकती है? सर वो तभी लग रहा है कि मान लीजिए आप जो एक्टिव वाली बात कर रहे हो बहुत क्लिक कर रहे हो सर, क्योंकि सिर्फ एक्टिव रहे ऐसा होता नहीं है, वो रिएक्टिव रहता है। हाँ, वो रिएक्टिव हो जाता है। यस, वो रिएक्टिव हो जाता है। तो अगर हम प्रश्न के साथ रह रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस वहां पर अवसर दे रहे हैं कि वह रिस्पॉन्ड करना क्या है जो बिना कोण के है, वह सुनना, वह देखना क्या है। तो एक तरफ जो अभी हमारे कंडीशन रिस्पॉन्स हैं, कंडीशन वे हैं, उनकी तरफ सुपर एक्टिवेशन है, पर कोई उस रिएक्शन नहीं है। हम जागे हैं पर रिएक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ वह भी चीज काम कर रही है कि इसका प्रॉपर स्प्राउटेशन क्या है, कि अंग प्रॉपर रिस्पांस अपने से स्प्राउट होकर के आए तो हम अभिव्यक्त करें।
ये थोड़ी दूर हम करेंगे ना, थोड़ा ही इसमें इसके साथ हम चल पाएंगे, आप पाएंगे कि चीजें अपने आप जगह लेने लगी, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही नहीं परेशान है, चीजें भी अव्यवस्थित हैं, वो भी व्यवस्थित होना चाहती हैं। जो अव्यवस्थित हमारे अंदर चीजें हैं, जो रिएक्शन की प्रक्रिया है, हमेशा जो सम्यक प्रक्रिया है वो जगह लेना चाहती है। तो थोड़ा सा अवसर देते हैं तो चीजें अपने आप बैठनी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आज इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रयत्न मतलब काम करते हैं कि चीजें स्प्राउट हों, हम रिस्पांस की जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि शुरू में चूक जाए, प्रॉपर रिस्पांस न दे पाए, थोड़ी देर के लिए एकदम खाली हो जाए, कोई आए कहेगा अरे ये आदमी तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, होने दें। पर चीजों को स्प्राउट होने दें, अंकुरित होने दें। जब वो एकदम जीवन की धारा में आ जाएंगी तो फिर प्रॉपर स्प्राउटेशन अपने आप सम्यक रूप से सम्यक स्थान पर और सम्यक जगह पर जगह ले लेगा। थैंक यू सर। उर्मिल जी। जी नमस्ते। नमस्ते उर्मिल जी। जो अभी आप कह रहे थे रिएक्शन और रिस्पॉन्स, तो वही होता है कि रिएक्शन होता है, बट अब इतना हो गया है कि रिएक्शन का रिएक्शन नहीं होता, अवेयरनेस आ जाती है। वरना पहले रिएक्शन पे भी रिएक्शन होता था कि इसको क्यों कह दिया, गुस्सा क्यों कर दिया ना, इस टाइप से। तो बस इतना ही है कि जब रिएक्शन हो जाता है तो तुरंत अवेयरनेस आ जाती है कि ठीक है, हो गया, फाइन, कोई बात नहीं, दोबारा अगेन बैक टू पवेलियन। जी इतना ही है, ठीक है ना। हम लोग आज इसी प्रश्न पे रहते हैं कि वह जीना क्या है जो बिना कोण के है। थैंक यू। मिस जी। नमस्कार। नमस्ते सर। अब्दुल जी, जो हो रहा है उसमें ये मतलब हो रहा है कि ये जो एनालिसिस करना या सोचना समझना, ये धीमे धीमे बहुत कम होते जा रहा है, इसलिए जो अभिव्यक्ति भी और कम होती जा रही है कुल मिलाकर। सर अगर साथ में हम लोग चलते रहे, जीवन न जाने कितने दुखों से, जो अचेतन से लेके चेतन तक है, चुपचाप मुक्त होता चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा को, अस्तित्व को हम अशेष साधुवाद अर्पित करें कि उन्हें उसने हम लोगों के हाथ में ला करके ऐसी कीमिया समर्पित कर दी जो कि नैसर्गिक जागरण को अवसर दे रही। अब तक हम सब लोगों ने तो जागरण की कोशिश की, करने की कोशिश की। देखिए जरा विडंबना, देखिए कि जागरण की हम कोशिश करते हैं, ये एक हमारे मन की दुर्घटना है कि जागरण की कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन हमने अब तक किया। पर ये न जाने कैसे हम सब लोगों के हाथ में आ गया कि नैसर्गिक जागरण को घटाने की कीमिया जीवन में जगह ले ली। अपने आप सब ये सोच विचार विश्लेषण संश्लेषण ये सब गलते चले जाएंगे। जागरण और जो अस्तित्व की व्यवस्था है, इस पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था है। चांद एक व्यवस्था के अनुसार है, सूरज एक व्यवस्था के अनुसार है, उसी व्यवस्था का मेरे अपने जीवन में भी लागू हो जाना संभव। चांद दुखी नहीं है, सूरज दुखी नहीं है, क्योंकि वे व्यवस्थित, वे अस्तित्व की नैसर्गिक व्यवस्था के अनुरूप चल रहे हैं। हम आप नैसर्गिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण हमारे आपके रूप में जीवन में दुख है। तो हम सिर्फ जो अव्यवस्था है उसको समझ रहे हैं, व्यवस्था अपने आप निसर्ग संभाल। निश्चित आज इस प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह जीना क्या है जिसमें कोई कोण नहीं है। हाँ नीरज भाई बोलो। भैया, जैसे
कि हम किसी से भी बात करते, अभी पता लगा कि फोन के हिसाब से करते हैं, तो उसी टाइम जैसे कि बात करते करते बेहोशी में होते हैं, लेकिन एकदम कौन सी आती है कि हाँ प्रतिक्रिया से बात, अंदर प्रतिक्रिया चल रही है, इनकी बातें मैं सुन नहीं रहा, या मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक प्रतिक्रिया से है, मतलब अंदर अंदर चल रहा है। तो उस टाइम जब कौंध आती है तो पर्सन हम जब उठाते, जैसे अकेले बैठे एकदम कौंध आई, अपने पर्सन उठा दिया कि ये वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा, तो पर्सन जब उठाते हैं, पर्सन के साथ रहते हैं, तो एकदम सब कुछ सील हो जाता है। तो वही चीज जब एकदम किसी से बात करे कौन भाई, तो उसकी बात एकदम मन से एक विचार आता कि हाँ, जब पर्सन उठाते हैं तो एकदम सब कुछ सील हो जाता है, अपने आप को छोड़ना ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी बात सुनने के लिए पर्सन नहीं उठाया, हालांकि ये बुद्धि ने काम करा कि वो छोड़ना ही तो होता है, जिस टाइम में पर्सन उठाते हैं तो उसकी बात सुनने के लिए अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, बस सुनने लगे। तो ये एक मन की चाल है, या ये भी एक पर्सन का ही वो है, या पर्सन ना उठाए? प्रश्न उठाया और जैसे ही सुनना शुरू हो गया, उसमें देखो कि क्या जागरण है, अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस वहां पर है तो फिर मन की चाल कामयाब नहीं होगी। अगर ऑर्गेनिक अवेयरनेस वहां काम कर रही है तो मन की चाल वहां पर काम नहीं कर पा रही है। जी। ऑर्गेनिक अवेयरनेस को कसौटी की तरह रखना, नीरज, कि प्रश्न उठाया, अगर प्रश्न ठीक से उठा तो ऑर्गेनिक अवेयरनेस आएगी। और जो कल की बात है उसको भी ध्यान में रखना, कि अक्सर जो बार बार आती है कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ मौन हो गया, वहां से मन पीछे हट जाता है, क्योंकि मन शांत और मौन के बाद फिर उसके लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब कुछ बचा नहीं, लौटो, हो गया नहीं, वहां से शुरुआत हुई है अभी, वहां से कहीं लौट करके इधर उधर न जाओ। इस वहां पर यही सवाल उठाओ कि यह मौन और शांत होना भी एक कोण है, इस कोण से भी मुक्त जीना क्या है, ताकि तुम्हारे अन्वेषण की, तुम्हारे प्रश्न की जो धार है वो कुंद न होने पाए, वो शार्प, तीक्ष्ण बनी रहे। हाँ, अब समझे? जैसे कि पर्सन हाँ, उठाते हैं भैया, तो ये बहुत कम उठता है, मतलब जैसे बोध हो रहा है, या शांति का बोध हो रहा है, या उठकार है उसका भी बोध हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे खुद अपना भी एकदम अवसान हो जाता है कई बार, हाँ, ये पता अपना लग रहा है। अवसान हो जाए, अपना अवसान हो गया, जागरण वहां जगह लिए हुए है, तो फिर बात ही नहीं उठेगी कि कोई मौन है या कोई शांति है, वो कहने हाँ, वाला तब ही नहीं। नहीं। तो बस वहीं बने रहो, बस उसी धारा में बने रहो। लेकिन अगर मन कहता है कि मौन आ गया, तो क्षण ये सवाल उठाओ कि इस मौन के कोण से भी मुक्त जीना क्या है। हाँ। समझ गए बात? हाँ, समझ गया। धन्यवाद भैया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं। रंजीता जी या सुरोमिता जी, आप लोगों में से कोई कुछ साझा हाँ करना? हाँ हाँ, सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे मैंने कल जब मैं इस प्रश्न के साथ थी तो फिर मुझे अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और अपने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स का ढांचा मतलब दिखाई दिया अंदर, और मैंने देखा कि मेरे विचार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे जा रहे हैं। उनके हिसाब से मेरे अंदर बहुत सारी चीजें बन रही थी, बिगड़ रही थी। उसके जैसे वो स्ट्रक्चर आपने भी एक बार अपनी बात में बोला था, जो इंग्लिश वाला कोन होता है, CONE, इस तरीके का एक कोन बन गया, एक स्ट्रक्चर बना। तो वो इस तरीके से, जैसे बेस में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, फिर उसमें से कुछ हटे तो थोड़ा सा ऊपर उससे कम, फिर और ऊपर गए तो उससे थोड़ा कम, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना अंदर।
और कई बार होता ये है कि जब आप उस स्ट्रक्चर के थ्रू किसी को देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। मुझे लगता है कि विदाउट दृष्टिकोण मतलब बगैर दृष्टिकोण के देखना में सबसे ज्यादा एहसान हम अपने ऊपर ही करते हैं। So I'm really thankful for this session कि मुझे इस बात की अनुभूति तो थी, लेकिन मैंने इस सेशन में, कल जो सेशन हुआ, इट वाज रियली वंडरफुल। और उसमें ये देख पाए, मतलब आपकी बात सुनते सुनते उस चीज को एक बनते हुए देख पाए, और फिर देखा कि बगैर दृष्टिकोण के जीने में तो सबसे ज्यादा ब्लिस में हम खुद आते हैं। दूसरे का ना कुछ बिगड़ने वाला है ना अच्छा होने वाला है। ये एक तरीके से हम अपने ही ऊपर अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं। यस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली होप कि ये चीज लोगों तक पहुंचे आपके थ्रू, और सब लोग इससे लाभान्वित हो। थैंक यू। हाँ रंजीता, ये कल का जो सेशन था, खास करके जो तरुण के साथ संवाद हुआ है और उर्मिल के, नीरज के साथ जो संवाद हुआ है, उसमें सच में बहुत सारी चीजें हम लोग उघाड़ करके देख पाए, कह पाए। यह एक तरीके से कल का संवाद मील के पत्थर जैसा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और इसीलिए कल मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि इतना अच्छा आप लोगों ने इंटरेक्शन किया, और इट वाज सो इल्यूमिनेटिंग। यस, यही सौंदर्य है साथ में चलने का। चाहे आपके अंदर वो समझ हो पर आप अभिव्यक्त न कर पा रहे हो, लेकिन मैं भी आपके साथ में चल रहा हूँ, तो एक समय आता है जब हम लोग एकदम साथ साथ देख रहे हैं, तो आप जो नहीं कह पा रही हैं वो कहने का मेरे माध्यम से अवसर मिल जाता है। तो वो चीज संवाद की ब्यूटी है ये। दिस इज द ये संवाद ऑफ दिस डायलॉग। यस, ये चीजें जो निकल के आ रही हैं, ये सब संवाद का सौंदर्य है। इसमें और दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, एक मूवी है, पर्दे पर एक सिनेमा चल रहा है। सिनेमा देखते हुए हम लोगों को वो सिनेमा पर चलता हुआ सारा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है। तो आपने ये कहा कोन, अंग्रेजी वाला, जिसके बेस में बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर वो कोन बनता है, वो सामने का जो है। अब नीचे की चीजें अगर हिलाई जाए तो ऊपर के कोण में भी परिवर्तन होता है, ऊपर के भी कोण में परिवर्तन होता है। और चीजों का हमको कुछ भी पता नहीं, हमारे अचेतन तल के इनको यह पता है कि उनसे किस तरीके से मेरा दृष्टिकोण निर्मित हो रहा है, किस तरीके से कोण निर्मित हो रहा है। तो अगर हम यह सवाल उठाते हैं कि क्या कोई जीना ऐसा है जिसमें कोई कोण नहीं है, हम वह जो कोण है, जो उसका ऊपर का सबसे नुकीला सिरा है, उसको ही उठा करके, उसको उठाने में नीचे का सारा बेस सहित उसको हम जीवन से बाहर कर रहे हैं। हमको जा करके बेस में, जो कि साइकेट्रिस्ट करता है, एक एक चीज को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, जो कि न जाने कितना कचरा भीतर भरा है। पर अगर हमने सीधे कोण पर बात की तो हमने उस बिंदु को पकड़ा हटा दिया, और उसको हटा दिया तो बेस अपने आप चला गया, चाहे वो कितना भी नीचे तक। तो जब हम सवाल उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो कोण से मुक्त है, तो इसमें पूरा का पूरा गहनतम जो नीचे बड़ा ही चौड़ा बेस है, वो सहित हम बाहर कर रहे हैं। और फिर इससे होता ये है कि जो जिससे भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो कलीग हो, घर का व्यक्ति हो, या फिर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो,
तो उसके साथ सिंपैथी नहीं होती, मतलब एम्पैथी होती है कि आप एग्जैक्टली वो चीज महसूस कर पाते हैं, आप उसके साथ सम्यक व्यवहार कर पाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ये ऐसा ही चीज रियलाइज हुई कि जैसे ही मैंने कल के उसके बाद फिर मैंने जितने भी लोगों से, कल शाम को भी जितने सेशन के बाद जितने लोगों से बातचीत हुई, फिर सुबह भी जितने लोगों से बातचीत हुई, तो जब उस चीज को हटा के बात करें तो आप सिर्फ उतना ही आपसे होगा ही जितना की जरूरी है, और आप उनके साथ जितना अच्छे जरूरी से वो फिर हाँ नैसर्गिक जितना कर जरूरी है बस उतना ही होगा। हाँ, चाहे बोलना हो चाहे सुनना हो, दोनों, या कोई एक्शन हो। So this is a real beauty of this session. I'm यस। really thankful for this. थैंक यू रंजीता जी, आपको भी धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद प्रश्न के साथ विदा हो जाएंगे। वह जीना क्या है जो समूचे कोणों से मुक्त है। वह जीना क्या है जो सभी तरह के कोणों से मुक्त है। वह जीना क्या है जो कोण मात्र से मुक्त है।